अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन को भी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन के बारे में। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्टडी किया था सेल मेम्ब्रेन को, और हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन का जो एक मॉडल पेश किया गया जो कि था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर से बनी हुई थी जिसमें आप लोगों को प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी नज़र आए। आज हम साइटोप्लाज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम साइटोस्केलेटन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म is a semi-viscous and semi-transparent substance that is present between nuclear envelope and cell membrane। यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि सेमी विस्कस होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेमी विस्कस का क्या मतलब है। सेमी विस्कस कोई भी ऐसा सब्सटेंस को हम कहते हैं जो कि थिक और स्टिकी नेचर का होता है और ये लिक्विड और सॉलिड के दरमियान की कंसिस्टेंसी रखता है। यानी ये ना तो लिक्विड पूरा का पूरा होता है और ना ही सॉलिड होता है, बल्कि ये लिक्विड और सॉलिड के दरमियान की कंसिस्टेंसी रखेगा। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो कि पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम नाम देते हैं सेमी विस्कस सब्सटेंस का। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि साइटोप्लाज्म एक सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी है। यानी ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आएगा, बल्कि हम देखेंगे कि ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि आप लोगों को थोड़ा अनक्लियर नज़र आएगा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें आपको कुछ सब्सटेंसेस नज़र आएंगे जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। तो ये कहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होगा? ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर एक सेल मौजूद है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर, यानी इन दोनों के दरमियान, यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में जो आपको सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल या सब्सटेंस नज़र आ रहा होगा, उसे हम कहेंगे कि ये है साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, अगर हम साइटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन को देखें तो इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, तो हम ये देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों ही नज़र आएंगे। यानी आपको डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स भी नज़र आएंगे साइटोप्लाज्म में। साथ ही साथ आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी नज़र आएंगे साइटोप्लाज्म में। यानी जब भी हम केमिकल एनालिसिस करेंगे साइटोप्लाज्म का, यानी हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से बायोकेमिकल सब्सटेंसेस या बायोकेमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं, तो आपको नज़र आएगा कि इसमें वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और डिफरेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद हैं। साइटोप्लाज्म का आखिर क्या रोल है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम ये देखते हैं कि साइटोप्लाज्म किसी भी सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि इस साइटोप्लाज्म में पाए जाती हैं बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो कि सेल को बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में ही आपको नज़र आएगा। इसी तरह वैक्यूल्स हैं, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, राइबोसोम्स है, ये सब भी आपको नज़र आएंगे साइटोप्लाज्म में भी। इसके अलावा भी बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, ये सब भी आपको साइटोप्लाज्म में ही नज़र आएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखेंगे क्या साइटोप्लाज्म अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गेनेल्स को एक जगह देता है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि साइटोप्लाज्म ना सिर्फ एक साइट है इन ऑर्गेनेल्स की, बल्कि बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ही हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें ग्लाइकोलिसिस की, तो वो भी आपको साइटोप्लाज्म में ही होता हुआ नजर आएगा। ग्लाइकोलिसिस
एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, और ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी वो प्रोसेस जिसके बारे में हमने स्टडी किया है कि ये एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की हेल्प से, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस है, और ग्लाइकोलिसिस किस जगह हो रहा है, वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ लेते हैं एक और स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल की कॉम्पोजिशन में या सेल की बिल्डिंग में। तो वो हम ये देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया, साइटोप्लाज्म को स्टडी किया, तो साइटोस्केलेटन भी उन स्ट्रक्चर्स में ही शामिल है जो ऑर्गेनेल्स नहीं है मगर सेल की बिल्डिंग में या फिर सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में इंतहाई इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर साइटोस्केलेटन मौजूद ना हो या साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल मौजूद ना हो तो सेल की एग्जिस्टेंस का तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। तो साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। हम देखते हैं स्टूडेंट्स, साइटोस्केलेटन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नजर आएंगे सेल में, जो कि प्रेजेंट होंगे बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेल मेम्ब्रेन। और हम ये देखते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, जो कि एक नेटवर्क बना रहे हैं, और इस नेटवर्क को कलेक्टिवली हम नाम दे रहे हैं साइटोस्केलेटन का। स्टूडेंट्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि साइटोस्केलेटन के नाम से पता चल रहा है कि ये साइटो यानी कि सेल का स्केलेटन है। जिस तरह हमारी बॉडी में आपको नज़र आता है एक स्केलेटन, और वो बना होता है बोन्स और मसल्स और कार्टिलेज से, इसी तरह सेल का भी एक स्केलेटन होता है जो कि बना होता है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल से, और ये सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम सेल के अंदर से इस साइटोस्केलेटन या इस नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को निकाल दें तो ये सेल कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब से बना हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इस सेल को प्रॉपर शेप और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा है। किसी भी सेल की शेप और इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है या जो फंक्शन होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, वो कंट्रोल में होता है इस साइटोस्केलेटन के ही। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल का स्केलेटन जो होता है वो होता है साइटोस्केलेटन, यानी सेल का स्केलेटन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के रोल की तरफ देखें तो इसके रोल की अगर हम बात करें तो ये क्या चीज़ बनाने में हेल्प करता है, ये बनाने में हेल्प करता है सीलिया और फ्लैजिला। साथ ही साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं आपके सेल की शेप को मेंटेन करने में। अगर हम देखें कि सीलिया क्या होते हैं और फ्लैजिला क्या होते हैं तो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीलिया और फ्लैजिला को पढ़ा हुआ है। सीलिया ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्मॉल साइज के होते हैं और आपको नज़र आए थे पेरिमीशियम की बॉडी के इर्द गिर्द। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही बने होते हैं और ये लेंथ में एज कंपेयर टू सीलिया लंबे होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हम देखते हैं बैक्टीरिया के सेल के बाहर भी, यानी बैक्टीरियल सेल के बाहर या फिर यूग्लिना के सेल के बाहर आपको नज़र आता है एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या विप लाइक स्ट्रक्चर जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सीलिया या फ्लैजिला जो है वो मूव करेंगे तब पेरिमीशियम, यूग्लिना या बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, लोकोमोट करेंगे, यानी कि उनकी भी क्या होगी, लोकोमोशन होगी या उनकी भी मूवमेंट आपको नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया और फ्लैजिला को बनाने में हेल्प करते हैं।
और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि किसी भी सेल की शेप को मेंटेन करने में भी यही माइक्रोट्यूब्यूल्स ही इस्तेमाल होते हैं। और वो कैसे कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं दरमियान में न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के। और ये अगर हम इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को निकाल दें न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान से, तो सेल क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स की, तो ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ पर हेल्प करते हैं, इनका क्या रोल होता है, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उसकी शेप को मेंटेन करने में, और इसके साथ साथ अगर किसी भी सेल की शेप ने चेंज होना है तो भी माइक्रोफिलामेंट्स इस्तेमाल होंगे इनकी शेप को चेंज करने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल की शेप को मेंटेन करने में माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज़ होते हैं, और अगर सेल की शेप ने चेंज होना है तो माइक्रोफिलामेंट्स यूज़ होंगे। स्टूडेंट्स, ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों मिलके बनाते हैं सेल के स्केलेटन को, जिसको हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटन का। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ जो कि साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन से रिलेट करेगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो है डिफाइन साइटोप्लाज्म। तो आप लोगों को पता है कि साइटोप्लाज्म एक सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो कि पाया जाता है बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो आप लोगों को पता है कि ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन को जो कि साइटोप्लाज्म के एंड पे लिखी हुई है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो है गिव केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आप लोगों को पता है कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इनके साथ साथ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन बनाते हैं साइटोप्लाज्म की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आप लोगों से जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ वो है डिफाइन साइटोस्केलेटन। तो आप लोगों को पता है कि साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में। इसके बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन आ सकता है गिव केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आप लोगों को पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलर प्रोटीन से बने होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। इसके बाद यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है गिव डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ आपसे ये ऐसे भी पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो ये ट्यूबुलर प्रोटीन से बने होते हैं, और अगर हम इसका रोल देखें तो ये एक तो सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, सीलिया और फ्लैजिला को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की तरफ जाएं तो हम कहते हैं कि ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं, और इनका रोल क्या होता है कि ये सेल की शेप को चेंज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। और जब भी स्टूडेंट्स आप लोगों को डिफरेंस आएगा तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, आपने एक तरफ जो है वो क्या लिखना है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक तरफ आप लिखेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। सबसे पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इन दोनों की केमिकल कॉम्पोजिशन लिखेंगे, और एंड पे आप रोल की हेडिंग देंगे या फंक्शन की हेडिंग देंगे, और आप इन दोनों का क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि आप लोगों को जब आप लोग पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको साइटोप्लाज्म पे भी नोट आया हुआ है और साइटोस्केलेटन पे भी नोट आया हुआ है, और साथ ही साथ जो डायग्राम्स इनके साथ ड्रॉ होती हैं वो भी आप लोगों ने ज़रूर ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेन। अगर आप लोगों को नोट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में राइट नोट ऑन साइटोप्लाज्म, तो आप लोगों ने कैसे नोट लिखना है, आप लोगों ने सबसे पहले साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आप लोगों ने इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन लिखनी है, और पॉइंट्स में इसके फंक्शंस लिखने हैं।
इसके बाद अगर आप लोगों को साइटोस्केलेटन पे नोट आते हैं, राइट नोट ऑन साइटोस्केलेटन, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है, आपने जो है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और उसके रोल को डिस्क्राइब करना है। साथ ही साथ फिर आप लोगों ने माइक्रोफिलामेंट्स की हेडिंग देनी है, माइक्रोफिलामेंट्स की केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्क्राइब करनी है और साथ ही साथ आपने इसके रोल को भी डिस्क्राइब करना है। और एंड पर आप लोग इसकी लेबल्ड डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और हमेशा डायग्राम आप लोगों ने पेन से ड्रॉ करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि आप लोगों ने हेडिंग्स के साथ साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन पर नोट लिखना है और डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है इनकी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप लोग अपने टीचर की बात ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि इस तरह आप लोग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के वक्त आप लोगों को बिल्कुल भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म को और साथ हमने डिस्कस किया साइटोस्केलेटन को। हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, साथ साथ हमने इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखी और साथ ही साथ हमने ये देखा कि साइटोप्लाज्म किस कदर हमारे सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने साइटोस्केलेटन को भी डिस्कस किया। हमने साइटोस्केलेटन की कॉम्पोजिशन देखी कि साइटोस्केलेटन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। और हमने देखा कि माइक्रोफिलामेंट्स का क्या रोल होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या रोल होता है। साथ ही साथ हमने इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को भी स्टडी किया। साथ ही स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया जिसके अंदर मैंने पूछा आप लोगों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, और आपको एक छोटी सी एक्टिविटी भी दी जो कि आप लोग ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। आप लोगों ने इस क्विज की रिटन प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोगों ने एक दफ़ा लिखकर देखना है हेडिंग्स के साथ, और साथ ही साथ आप लोगों ने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है पेन से। उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।